तो सबसे पहले हमारा जो एक सिनुसोइडल ऑसिलेशन रहता है, तो सिनुसोइडल ऑसिलेशन का इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें जो समझाया था, उसी आइडिया को फिर से रिकॉल करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक वेक्टर था और सपोज कीजिए ये वेक्टर जो था इस तरह से, है ना? ये कोई वेक्टर है ए और सपोज कीजिए ये ए वेक्टर जो है ये सपोज कीजिए रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है? इस तरह से ओमेगा से घूम रहा था। तो देखिए अगर ये वेक्टर अगर ऐसा गोल-गोल घूमता है, ओमेगा क्या चीज़ होता है? एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा बोलते हैं, है ना? जैसे स्पीड होता है, तो उसी तरह से एंगुलर स्पीड भी होता है ना? और इन दोनों में फ़र्क क्या है ना? एक्चुअल स्पीड और एंगुलर स्पीड में, तो इसको देखो मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए एस इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होगी ना ओमेगा तो। देखिए एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड दोनों एक ही चीज़ है ना? कॉमनली हम उसको एंगुलर स्पीड बोलते हैं क्योंकि वेलोसिटी बोलते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो हम उसको मोस्टली स्पीड कहना पसंद करते हैं। तो पहले इक्वेशन देख लीजिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन जीरो होता है तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया। तो एस इक्वल टू यू टी ये हो गया। तो अगर एस इक्वल टू यू टी हमारा इक्वेशन है और इसी फॉर्मेट में अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई बॉडी कितना घूम गया, है ना? जैसे आप पंखा स्विच ऑन करते हो, तो पंखा स्विच ऑन करते हो, पंखा क्या होता है? घूमने लगता है। और अगर पंखा घूमता है तो उसका क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है ना? उसका एक पर्टिकुलर एक पंखे को ले लो, तो पंखा 1 चक्कर लगा लिया, तो 2 पाई एंगल घूम गया, 2 चक्कर लगा लिया, यानी कि 4 पाई एंगल घूम गया। तो उसी एंगल जो घूमता है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? थीटा से। तो इसलिए सेम टू सेम वैसा ही इक्वेशन रहता है, जिसमें थीटा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जैसे एस क्या चीज़ है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो थीटा क्या चीज़ होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यू जैसे इनिशियल वेलोसिटी होता है तो ओमेगा क्या चीज है? एंगुलर वेलोसिटी। और मोस्टली इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है इनिशियल बताने के लिए। ओमेगा नॉट इंटू टी, है ना? ये रिलेशन प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है, उस चीज को छोड़ दो, है ना? तो देख लो, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी, उसी तरह से ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलता है एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा नॉट को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, है ना? ये एंगुलर स्पीड, दोनों यहाँ पे एक ही चीज है, यहाँ पे डिफरेंट कुछ नहीं रहेगा। और डायरेक्शंस वगैरह ये कैसे निकाला जाता है ये हम बाद में समझेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड, ये हो गया। तो देखिए जैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं? थीटा से, मतलब कितना एंगल घूम रहा है वही चीज, है ना? जैसे कोई एंगल अगर 30 डिग्री घूम गया, तो 30 डिग्री उसका क्या चीज हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई अगर वेक्टर घूम करके 90 डिग्री बना लिया, जैसे ये वेक्टर देख लो अभी कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं? अब ये कहाँ से यहाँ पहुंचा होगा? ये पहले एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था और एक्स एक्सिस से मान लो घूम के कुछ तुम्हारा एंगल थीटा बना है, तो थीटा उसका क्या चीज है? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी होता है, तो उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओमेगा नॉट इंटू टी। ओमेगा नॉट क्या चीज है? ओमेगा नॉट होता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। और इसका डेफिनेशन क्या चीज है? तो जैसे यू का डेफिनेशन क्या चीज है? यू का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? What is u? So it is displacement upon time. Similarly, what is omega naught या omega? It is simply displacement, यानी कि angular displacement upon time. तो rate of change of angular displacement upon time इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? ये चीजें तो देख लीजिए आपके पास, है ना? अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर ऐसा गोल गोल घूम रहा या कोई वेक्टर अगर ऐसा गोल गोल घूम रहा था, तो याद कीजिए मैंने आप लोग को समझाया था वाई डायरेक्शन में जो इसकी शेडो बनेगी, वाई डायरेक्शन में जो ए वेक्टर की शेडो बनेगी, इसी को हमने साइन थीटा कह करके रिप्रेजेंट किया था कि नहीं? आज के डेट पे आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, इसको प्रोजेक्शन कह सकते हो। तो चलो मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है ना? तो वाई डायरेक्शन में देखिए जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा, है ना? वाई डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन बनेगा, लेट्स इट इज y, लेट अस से इट इज एज y। तो ये जो y है, ये y की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, है ना? तो y विल बी a sin थीटा। तो y इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना? ये इक्वेशन आपको अच्छे से पता है। जैसे यहाँ पर अगर x एक्सिस के अबाउट y, x एक्सिस के अबाउट a का प्रोजेक्शन अगर बोलते हो दैट विल बी a cos थीटा, और y डायरेक्शन अगर बोलोगे तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना? तो देखो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin थीटा, इसी को थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं।
तो अगर और थोड़ा जनरलाइज करेंगे तो y इज इक्वल टू a साइन, अब चूंकि हम इसको एक है ना एंगुलर वेलोसिटी के टर्म पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो देखो थीटा क्या लिख सकते हैं, तो थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इंटू टी, है ना। व्हाट इज ओमेगा नॉट? ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा नॉट मतलब तो इनिशियल है, इन जनरल ओमेगा बोल सकते हैं। तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या था? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो फिर थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? तो ये आपका इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन एक्चुअली हम मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये इक्वेशन क्यों यूज करते हैं, है ना। तो देखो ये जो शेडो है इसको ध्यान से देखना, ये वाई डायरेक्शन में जो ये जो शेडो बन रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है, इसकी वैल्यू को ध्यान से देखना कैसा हो रहा है। देखो अगर ये वेक्टर है ना, ये मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री को भी समझाया था, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। देखिए अगर ये वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग अगर लाई करेगा तो थीटा जीरो होगा, थीटा जिस वक्त जीरो होगा तो शेडो की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जो जो ये वेक्टर ऐसा घूम रहा है, देखो ये वेक्टर ऐसा गोल घूम रहा है ना, और शेडो उसका बढ़ता जाएगा। ये वेक्टर ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा करके इस एक्सिस के अबाउट ऐसा गोल घूम रहा है ना। तो देखो जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा वाई डायरेक्शन में शेडो की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और फिर जब थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो शेडो की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। और इनफैक्ट शेडो की वैल्यू उस वक्त जो भी होगी, है ना, यानी कि वाई की जो भी वैल्यू होगी वो जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इटसेल्फ हो जाएगी। कैसे? थीटा 90 डिग्री ले लो, तो थीटा अगर 90 डिग्री ले लेते हो साइन 90 इज 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? a, है ना। यही मैंने आप लोग को समझाया था कि नहीं? तो देखिए अगर ये वेक्टर ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा तो शेडो को सिर्फ देखना, शेडो पे क्या हो रहा है। जब ये y डायरेक्ट ये अगर ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा तो पहले तो शेडो का लेंथ बढ़ने लगा, है ना, मैक्सिमम पहुंच गया, फिर मैक्सिमम पहुंच गया, फिर शेडो का लेंथ फिर क्या होगा? रिड्यूस होगा। कैसे? क्योंकि वेक्टर अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। वेक्टर अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा और घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा शेडो का लेंथ फिर डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज होकर के जैसे ये वेक्टर हमारा 180 डिग्री बना लेगा तो वाई डायरेक्शन में शेडो का लेंथ क्या हो जाएगा? जीरो। और फिर उसके बाद फाइनली, है ना, जब ये वेक्टर फिर घूम करके थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट पे वाई डायरेक्शन में जो तुम्हारा शेडो है वो फिर बढ़ने लगेगा, वाई डायरेक्शन में शेडो फिर बढ़ने लगेगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा 270 डिग्री पे, यानी कि 270 डिग्री पे साइन 270 डिग्री करके देख लो, व्हाट इज साइन 270? तो इट इज -1, तो y की वैल्यू माइनस आ जाएगा, यानी कि शेडो की वैल्यू कहाँ गई? नेगेटिव, है ना, y पे मैक्सिमम हो गई। और फिर उसके बाद जब वेक्टर घूम के फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, है ना, तो फिर शेडो डिक्लाइन करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर डिक्लाइन कर करके जैसे घूम के वेक्टर वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फिर से शेडो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो बताओ तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर सिंपली अगर आप देखोगे ये वेक्टर जैसे ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा, शेडो जो है एक बार जीरो से मैक्सिमम पहुंच गया, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से फिर जीरो, ऐसा होगा। तो बार बार अगर आप शेडो को ही सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ शेडो को ऑब्जर्व करो, वेक्टर जो घूम रहा है घूमने दो उसको, है ना। तो गोल गोल वेक्टर घूमता रहेगा, शेडो क्या आपका ऐसा डांस करता रहेगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे जाएगा, शेडो ऐसा करेगा कि नहीं। तो एक बार वाई मैक्सिमम, है ना, फिर वाई मैक्सिमम से जीरो, फिर एक बार नेगेटिव वाई मैक्सिमम, फिर नेगेटिव वाई मैक्सिमम से जीरो, ऐसा, है ना। तो इस तरह का जो मोशन होता है ना, ये जो मोशन में जो अपने उंगलियों से करके दिखा रहा हूँ, है ना, इस तरह का ये ऑसिलेशन हो रहा है। तो इसी ऑसिलेशन को एक्चुअली हम एक तरह का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं, है ना। ऐसे टाइप के ऑसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो देखो अब ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है ना, फिजिकली ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम भी शो करता है। अब देखो एक स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर हमने ले लिया, ठीक है, सपोज कर लीजिए इस तरह से एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ले लिया, ऐसा वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ले लिया और उसको हमने आहिस्ता से हमने छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा। तो होता क्या है यहाँ पर, है ना, जैसे ये वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम को आप ऐसे लोगे, है ना, तो होगा क्या चीज, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जैसे आप इसको रिलीज करोगे, ये मान लो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम एक्स नॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और एक्स नॉट ये वैल्यू जीरो होगी। लेकिन जैसे ही आपकी यहाँ पर, है ना, आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा नीचे खींचोगे, पुल करो, ये स्प्रिंग को क्या किए, स्प्रिंग मास सिस्टम का मास को क्या किया, थोड़ा नीचे पुल किया, ऐसा पुल करके फिर छोड़ इक्विलिब्रियम दो। पोजीशन मतलब? क्या? सर इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब? इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो। तो यहाँ पर जैसे अभी न्यूटन्स लॉ में हम लोग बोल ही रहे थे ना, अभी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, ये जो वर्ड यूज कर रहा था मैं, याद कीजिए, वही फोर्स है। यस सर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है ना, जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना, रहेगा, वहां से अगर आप इसको थोड़ा नीचे खींचोगे और छोड़ दोगे तो ये मास क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, है ना, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो इसमें भी कैसा ऑसिलेशन हो रहा है जरा देखो, यहाँ पहले जीरो था, है ना, जीरो से वो क्या गया, नेगेटिव मैक्सिमम जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम से फिर जीरो, जीरो से फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम से फिर वापस जीरो, है ना। ये उसका जीरो वाला पोजिशन है, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना। और इसके आगे जाएगा, है ना,
तो एक्स नॉट या एक्स की वैल्यू कुछ होगा यहाँ पर, है ना, प्लस ए बोल सकते हैं, यहाँ तक आएगा, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो एक्स की वैल्यू माइनस ए, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, है ना, ऐसा ऑसिलेट करेगा, डांस करेगा। जैसे यहाँ पे शेडो भी कर रहा था, शेडो भी क्या कर रहा था, शेडो की हाइट एक बार 0 हो रहा था, 0 से मैक्सिमम बना, मैक्सिमम से फिर 0 हुआ, फिर 0 से नेगेटिव मैक्सिमम आया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम से फिर 0, है ना। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा जब तक ये वेक्टर ए जो है घूमता रहता है। तो एग्जैक्टली ये जो शेडो का जो ऑसिलेशन है और ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसिलेशन है, ये बिल्कुल सिमिलर नेचर का है। और अगर ये दोनों सिमिलर नेचर का है तो इसलिए ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है, उसको हम y इक्वल टू a sin ओमेगा t ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे शेडो का ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू a sin थीटा, और थीटा को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ओमेगा t से। तो बिल्कुल उसी तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम का भी जो ऑसिलेशन है, इसके लिए भी हम जो इक्वेशन यूज करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम यही सिंसोडियल वाला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इस एसएचएम के लिए, है ना, y इज इक्वल टू a sin थीटा, और थीटा के जगह पे एक्चुअली ओमेगा t, है ना। तो आप देखो एनसीईआरटी अगर खोल के देखोगे, है ना, तो आपको सबसे पहले एसएचएम चैप्टर में ये इक्वेशन आपको दिखेगा कि ये ऑसिलेट जो हो रहा है तुम्हारा, है ना। तो ऑसिलेशन का जो इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन आपको वहां पे देखने को मिलता है। बोलिए, क्लियर है? अब यहाँ से लेकिन हमको उसका वेव इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब वेव इक्वेशन यहाँ से हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए अब यहाँ से वेव बनता कैसे है? देखिए एक इस तरह का अगर स्प्रिंग मास सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसा कोई अगर मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम, ऐसा कोई स्प्रिंग मास सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा था और इसको हमने क्या कर दिया, एक रस्सी से अटैच कर दिया, तो सोचो तो क्या होगा। जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा ऑसिलेट करेगा और अगर यहाँ मैंने रस्सी अटैच करते तो रस्सी का सिरे को भी तो ऐसा ऐसा वो हिलाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा ऑसिलेशन है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम का, वही ऑसिलेशन रस्सी का भी हो जाएगा। लेकिन रस्सी के एक सिरे को पकड़ के अगर आप ऑसिलेट कराओ, मतलब ऊपर नीचे उसको जर्क दो, है ना, ऊपर नीचे ऐसा जर्क अगर देते हो, अल्टीमेटली रस्सी में जो जर्क है वो तुम्हारा सिर्फ उसी जगह पे नहीं रहता है, वो क्या होता है, आगे ट्रेवल कर जाता है ऐसे, है ना, इस तरह से आगे ट्रेवल कर जाता है। या इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, या ये आप समझ सकते हो। इस तरह से क्या किया था मैंने, स्प्रिंग मास सिस्टम को मैंने क्या किया, एक रस्सी से बांध दिया, है ना, या एक रस्सी मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम के इस एंड से बांध दिया, अटैच कर दिया। तो जैसे जैसे ये स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट करेगा, है ना, अपने मीन पोजीशन के अबाउट, है ना, या अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, जैसे ये ऑसिलेट करेगा तो रस्सी को भी ये ऑसिलेट कराएगा, ऐसा ऊपर नीचे। तो रस्सी को अगर इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट कराएगा, है ना, अल्टीमेटली, है ना, रस्सी में जो पल्स है ना, वो आगे बढ़ता चला जाता है, ये आपने ऑब्जर्व किया। और दिस इज एक्चुअली योर वेव, है ना, दिस इज योर एक्चुअली वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये है। तो वेव ऑन ए स्ट्रिंग का इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो वेव ऑन ए स्ट्रिंग का इक्वेशन यही फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम जिस तरह से डिस्प्लेस हो रहा था, है ना, उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ये इक्वेशन रिप्रेजेंट किया था, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। और ये इक्वेशन कहाँ से आया था, तो ये इक्वेशन इस शेडो से आया था। शेडो का ऑसिलेशन का जो इक्वेशन था वो था y इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना। जबकि अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया था। कौन सा आइडिया था, y इक्वल टू a sin थीटा, ये वाला आइडिया था, है ना। या ये बोल दो ए वेक्टर का कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन के अबाउट, ए वेक्टर का कंपोनेंट, है ना। वेक्टर्स पे हम इसको कंपोनेंट बोलते थे, है ना, लेकिन इसी को थोड़ा मैंने अलग नाम दिया, जिस यहाँ पर मैंने कहा इसको प्रोजेक्शन बोल दिया, है ना, कि वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर का प्रोजेक्शन था ए साइन थीटा, और थीटा को अगर अपन रिप्रेजेंट किए ओमेगा टी से, तो वाई बिकम्स ए साइन ओमेगा टी, है ना। और इसी को हमने, क्योंकि ये शेडो का ऑसिलेशन और ये स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसिलेशन, जो दोनों का नेचर एक्चुअली सेम था, ऑसिलेशन का नेचर सिमिलर था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी को, है ना, जो वाई डायरेक्शन में शेडो का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, वही इक्वेशन ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के लिए भी रिप्रेजेंट कर लिए, है ना। तो अब ये अगर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो अब देख लो ये इक्वेशन एसएचएम का है, यहाँ पर अभी कोई रस्सी उस्सी कुछ नहीं है, बस एक हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है। लेकिन एक रस्सी अगर इसे बांध दिया जाए, है ना, और रस्सी को भी, है ना, अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट करना चालू करा दे, तो इस रस्सी में जो पल्स डेवलप होगा वो बिल्कुल इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा तुम्हारा, क्योंकि हमारा ऑसिलेटर कौन है, स्प्रिंग मास सिस्टम। ऑसिलेटर अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसिलेशन का इक्वेशन अगर खुद ए साइन ओमेगा टी है, तो रस्सी का ऑसिलेशन का भी कैसा इक्वेशन बनेगा, यही बनना चाहिए। बिल्कुल सही, है ना, यही बनता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आ जाता है, पॉइंट क्या देख लो, हमारा ये जो एंड है, जो रस्सी तुम्हारा, है ना, रस्सी का जो सिरा जो स्प्रिंग मास सिस्टम से जो अटैच्ड है, मतलब ये वाला पॉइंट, उसका इक्वेशन तो बिल्कुल यही बनेगा, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। लेकिन देखो रस्सी में जब पल्स तुम्हारा ट्रेवल करता है ना, रस्सी में जब ये पल्स ट्रेवल कर जाएगा, तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि जिस वक्त ये पल्स ऊपर जा रहा होगा उस वक्त हर पल्स, है ना, ऊपर ही जाएगा। तुम फिगर से क्लियर
देख सकते हो। या फिर ये चीज आप अच्छी तरह जानते भी हो कि रस्सी में जब एक पल्स आप ऐसा छोड़ देते हो, तो जिस वक्त आप अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहे हो, तो कोई दूसरा पल्स ऐसा भी होगा जो नीचे जा रहा होगा रस्सी में, है ना। तो जैसे यहाँ पर देख लो, ये पल्स यहाँ पर अभी मीन पोजीशन पे है, रस्सी का ये सिरा मीन पोजीशन पे है, जबकि ये वाला एंड रस्सी का कहाँ है, नीचे की तरफ है। ये वाला सिरा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, मीन पोजीशन पे है। तो रस्सी का हर पॉइंट जो है एक ही पोजीशन पे नो नहीं रहेगा, है ना। कोई पोजीशन मीन पोजीशन पे रहेगा, कोई तुम्हारा पिक पे रहेगा, कोई नेगेटिव पिक पे रहेगा, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ रहेगा, है ना। इस तरह से होता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है, यहाँ पर हमको एक पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ गई, है ना। और दूसरा, देखो जब मैं ये ऑसिलेट कराऊंगा, तो देखो पल्स अभी जा रहा है ना, पूरा पहुंचा नहीं है रस्सी तक, पूरा रस्सी में अभी तक गया नहीं है, जा रहा है। तो इस पल्स का क्या होगा, अपना एक वेलोसिटी भी होगा, है ना। तो उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमको जो है इसका इक्वेशन अब लिखना है। लेकिन इतना तो हम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हमारा y इक्वल टू a sin ओमेगा t, यही जो है, यही जो एसएचएम का इक्वेशन था, यही एक बेसिक वेव का इक्वेशन भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी तरह से हमको यहाँ पर क्या है, एक और जनरलाइज करना है इसको। तो इसको और जनरलाइज कैसे करते हैं, यही चीज एक्चुअली हम आज समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो पहला आइडिया है, आई होप ये आप लोग को समझ में आ चुका हो। तो नेक्स्ट आइडिया है हमारा वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, ठीक है। तो वेव इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो देखो। देखो, सपोज कर लेते हैं हम लोगों ने एक पल्स छोड़ा। अब ये पल्स जो है हमको क्योंकि जनरल पोजीशन पे चाहिए, तो इसलिए मैंने एक पल्स को एक जनरल पोजीशन पे दिखाया, ठीक है। ओरिजिन पे नहीं दिखा सकते क्योंकि हमको एक जनरल पोजीशन पे चाहिए। ओरिजिन बोल दिया तो फिक्स हो जाएगा, वहां पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो एक जनरल पोजीशन की हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो जनरल पोजीशन है, सपोज कीजिए, है ना, ये हमारा जो ओरिजिन है, या जहां से हम कैलकुलेशन कर रहे थे, उस ओरिजिन से कुछ दूरी पे था। जैसे सपोज के लिए दिस इज आवर ओरिजिन, है ना। जस्ट इमेजिन कीजिए, अब क्योंकि जनरलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक इस तरह के फ्रेम को हमने ओरिजिन पकड़, इसी पोजीशन को हमने ओरिजिन पकड़ लिया। दिस इज आवर 0 पॉइंट। अगर ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दिस इज एक्स, है ना। और जो मैंने कहा था जो स्पीड ऑफ द पल्स है, सपोज इट इज वी, है ना। और ये वी जो है, ये निकालते कैसे है, ये सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अब अगर मान लो जो ये जो एनर्जी जो प्रोपोगेट कर रहा था एक सिंगल पल्स, उसका प्रोपोगेशन का स्पीड अगर वी था, है ना। और ये जो पल्स है ना, अगर मान लो यहाँ पर जिस पोजीशन पे था, वो पोजीशन ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे था। तो मुझे ये बताओ तो, है ना, अगर हमारा इस पोजीशन, ये डिस्टेंस एक्स है, मतलब ये पोजीशन क्या हो गया, एक्स हो गया। और यहाँ पे कुछ टाइम भी होगा, लेट्स से टाइम टी है ना। देखो एक चीज पहले और मार्क कर लो, है ना, टाइम जो है हमेशा ओरिजिन पे 0 होना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आप सभी लोग जानते हो कर रहे हैं। तो सपोज कर लो, ये जो पोजीशन है, इफ इट इज एक्स, है ना, एंड लेट अस कंसीडर टाइम टी यहाँ पर था उस वक्त, तो ओरिजिन पे टाइम कितना होगा, है ना। तो ओरिजिन पे टाइम की वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिन पे टाइम की वैल्यू टी माइनस एक्स अपॉन वी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो तो क्या लिखा है ये मैंने, टी माइनस एक्स अपॉन वी। क्यों लिखा है ऐसा, है ना। तो देखो, मेरा वेव का पल्स, है ना, अभी यहाँ पर है ना, इस पोजीशन पे है। लेकिन कुछ देर पहले तो यहाँ पे था, कुछ देर पहले तो यहाँ पे था। तो कितना देर पहले था, है ना। तो सबसे पहले देख लो मोशन का जो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, वी टी, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। हाफ ए टी स्क्वायर 0 है, बट यहाँ पे वेलोसिटी को मैंने u जो है उसको v लिखा हुआ है, तो इसलिए v इंटू टी। और जो डिस्प्लेसमेंट s है उसको क्योंकि मैं x कंसीडर किया हूँ, तो इसलिए x इज इक्वल टू वी टी। बोलो समझ में आ गया। तो इफ x इज इक्वल टू वी टी है, तो सोच के देख लो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, और यहाँ से यहाँ तक का, है ना, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x है। और ये जो वेव का जो पल्स है उसका स्पीड है v, है ना। तो पल्स को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा होगा, लेट अस से वो टाइम टी डैश था, तो टी डैश हो जाएगा, दैट टी डैश विल बी x अपॉन v, है ना। तो x अपॉन v क्या चीज है, टाइम, जो यहाँ से यहाँ तक पल्स को पहुंचने के लिए लगा। तो अगर मान लो घड़ी में अगर यहाँ पे टाइम t दिखा रहा था, तो यहाँ पे उस वक्त का टाइम क्या होगा, t माइनस एक्स बाई वी। ये चीज समझ में आया। इसको मैथमेटिकली जैसे हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा लॉजिकली ऐसा सोच लो। सपोज कर लो, है ना, आपको मैं अगर बताता हूँ, यहाँ से रायपुर जाने के लिए 55 मिनट्स लग रहा था, यहाँ से रायपुर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा था, 55 मिनट्स। और रायपुर पहुंचने के बाद आपने देखा
कि आपके घड़ी में जो समय हो रहा है वो 11 बज रहा है ना? डायरेक्ट आपने कितने बजे पहले स्टार्ट किया होगा, है ना? तो भैया आपका घड़ी में अगर 11 बज रहा है ना? और 55 मिनट्स आपको लग गया वहां तक पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपने 11 माइनस 55 मिनट पहले स्टार्ट किया होगा, मतलब अपने ओरिजिन पे आप 11 माइनस 55 मिनट पे थे, तो 11 माइनस 55 मिनट बोलोगे तो 11 आवर माइनस 55 मिनट करोगे तो कितना टाइम आएगा? 10:05 है ना? बोलो समझ में आ गया? तो बस वही आइडिया एक्चुअली हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वही आइडिया यूज कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा घड़ी में टाइम t था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्योंकि और x है, समझा सकते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट चूंकि x है तो पोजीशन को हमने x कंसीडर किया हुआ है। तो अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक पल्स को पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो अगर x बाई v है, बिकॉज x इज इक्वल टू वी टी है ना, तो फिर टी डैश जो भी टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा पहुंचने के लिए तो डेट विल बी x अपॉन v है ना। तो अगर ये x अपॉन v है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए अगर x अपॉन v लगता है और घड़ी में मेरा टाइम अगर t दिखा रहा है, तो फिर हमारा मेरा जो पल्स था वो ओरिजिन पे कितने समय पहले था, तो ओरिजिन पे t माइनस एक्स बाई वी पहले था, है ना। बोलो समझ में आ गया ये आइडिया। तो इसी टाइम को एक्चुअली हम यूज करेंगे किसके लिए, वेव इक्वेशन का जो टाइम है। तो देख लो, अब तक हम लोगों ने वेव इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन लिखा था, है ना, उसको हम लोगों ने कहा था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना। बट अब की बार t नहीं लिखेंगे, t की जगह पे हम ये जनरल फॉर्म ऑफ t लिखेंगे, जिसमें t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है t माइनस एक्स बाई वी, ये वैल्यू हम लिखेंगे, ये वैल्यू है ना। ये कैसे लिख पा रहे हैं देखो, तो फिर से समझ लो इसको, है ना। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ओरिजिन पे हूँ, तो ओरिजिन पे x 0 हो गया, ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 हो गई, और ओरिजिन पे अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y विल बी a sin ओमेगा t, सही है कि नहीं, सही है। और आगे जब आप x कंसीडर करते हो कि भाई आपका पल्स कहाँ पर है ना, कुछ x डिस्टेंस आगे है, तो x डिस्टेंस आगे के लिए फिर हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि दोबारा फिर से एक बार समझाओ। तो देखो ये आता कैसा है ये दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी, है ना, तो इसको ओपन किया तो ये फॉर्म आ गया। और ओमेगा बाई वी को हमने क्या से रिप्रेजेंट कर दिया, के से रिप्रेजेंट कर दिया। बट इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आता है 2 पाई बाई लैम्डा। कैसे है देखो, तो ओमेगा बाई वी, है ना, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम इसको 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो फिर वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड भी रह गया था। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर याद हो तो टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी ये लेंथ होता है ना, और ये लेंथ को एक्चुअली वेव लेंथ बोलते हैं। तो ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ऐसा आता था ये, इस तरह से ये बनता है 2 पाई बाई लैम्डा। एनीवे ये बस आपको याद रखना है, रट्टा मार के रखना है। तो ओमेगा बाई वी जो है ये के है एक्चुअली, या इसकी वैल्यू जो है 2 पाई बाई लैम्डा होती है। तो हेंस इसलिए फाइनली y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, ये इक्वेशन को हम यूज करते हैं एज ए वेव इक्वेशन। सर ओमेगा 2 पाई कैसे? तो देखिए, अगर हमारा पल्स है ना ओरिजिनेट हुआ था राइट साइड में, और राइट साइड से ओरिजिनेट होकर के ये जा रहा था ट्रेवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हमारा पल्स किसी मोमेंट पे अगर एक्स पोजीशन पे था और उस पोजीशन पे जब टाइम हमने देखा तो टाइम ऑब्जर्व टाइम वाज टी, तो पल्स जब हमारा ओरिजिन पे पहुंचेगा, है ना, तो उस वक्त का टाइम होना चाहिए टी प्लस एक्स बाई वी, क्योंकि अभी पहुंचा नहीं, पहुंचेगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा था। तो इक्वेशन बन गया हमारा y इक्वल टू a sin ओमेगा, जो जनरल टी था उसके जगह पे t प्लस एक्स बाई वी, और इसको सॉल्व कर दिया तो यू विल गेट y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, है ना। तो देखो दोनों इक्वेशन में फर्क क्या था, फर्क ये मिला, अगर वेव लेफ्ट साइड प्रोपोगेट कर रहा है तो यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, वेव अगर राइट साइड प्रोपोगेट कर रहा था इसके प्रीवियस वाले में, तो साइन यहाँ पे क्या आ गया था, माइनस आ गया था, है ना। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। सर इसका कोई पहला सिप y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर इसका शेप अगर देखोगे, नो डाउट इसमें जो साइन ग्राफ रहता है ना, अभी तक आप लोगों ने साइन ग्राफ कई बार देख लिया है, मैंने भी सिखाया था आप लोगों को साइन का ग्राफ कैसा होता है, स्टार्टिंग में ग्राफ जब प्लॉट कराया था, ये सब चीजें और मैथ्स वाले अभी तक देख ही चुके होंगे। तो y इक्वल टू a साइन थीटा ही तो ये है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर देखोगे तो जो भी हम कहे, कुछ भी रहे, टाइम है, ओमेगा है, के है ना, ये सब कुछ भी भले कह दे, बट अल्टीमेटली अगर देखोगे तो ये जो टर्म्स है तुम्हारे, है ना, ये पूरा पूरा मिला करके एंगल ही तो है ओमेगा टी माइनस के एक्स।
तो अगर y इज इक्वल टू a sin थीटा ऐसा टाइप का है तो ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए? साइन का नेचर का जो ग्राफ है वही होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा-सा ना आगे पीछे रहता है। कैसा रहता है देखो, और वो क्यों होता है? देखो, y इज इक्वल टू a sin थीटा का जो ग्राफ है और y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k का ग्राफ है, उसमें थोड़ा फर्क है। अगर हम y इज इक्वल टू a sin थीटा डायरेक्टली बोलते हैं, है ना? तो मैंने आप लोग को याद करो इसका ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाया था, जब हम स्केलिंग, शिफ्टिंग शिफ्टिंग वगैरह ये सब जब देख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह का ग्राफ। y इज इक्वल टू a sin थीटा का ग्राफ इस तरह से होता था, है ना? और देखो y इज इक्वल टू a sin थीटा वाला जो ये जो ग्राफ है ना, स्टैटिक ग्राफ है। ये ध्यान रखना, दिस इज योर स्टैटिक ग्राफ। स्टैटिक, है ना? स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट पे, है ना? ये ग्राफ आपका रेस्ट पे है। व्हेरेas ये जो इक्वेशन है, ये किसी स्टैटिक ग्राफ के लिए नहीं है। ये कोई स्टैटिक हमारा पल्स नहीं है। जो पल्स है वो मोशन में है, प्रोपोगेट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो शेप आता है ना, वो बहुत ही अनोखा है। ऐसा शेप, ये शेप आपको देखने को मिलता है, ऐसा। और ये कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब देखो, ये शेप अगर ध्यान से देखो, और ये शेप है तो उसी तरह का नेचर का। एक्स इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर भी एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ये जो पल्स है, वो पल्स पीछे की तरफ ऐसा है, आगे नहीं है, पीछे की तरफ है ना? ऐसा कैसे हुआ, है ना? तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, देखो, एक्चुअली हमारा ये जो इक्वेशन है ना, ये टाइम बेस्ड इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। अब देखो, हम जब कहते हैं कि चलो कंसीडर करते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, इस पोजीशन के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि बाकी हर जगह के लिए तो हम नहीं देख सकते। एक्स को छोड़कर, एक्स इज इक्वल टू 0 को छोड़कर तो कई सारा पॉइंट्स आ जाएगा। तो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड पॉइंट को लेके उसके शेप को एनालाइज करते हैं, जो कि एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो देखो, एक्स इज इक्वल टू 0 को अगर हम कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा जो पल्स का जो इक्वेशन है ना, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, बट x तो 0 है, तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t जो बन गया इक्वेशन, है ना? अब उसमें टाइम अगर 0 लोगे तो y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट सही दिखा रहा है। लेकिन टाइम को अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, तो y की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए। तो पल्स देखो राइट हैंड साइड प्रोपोगेट कर रहा था विथ स्पीड भी, क्योंकि ये माइनस साइन है। तो अगर राइट हैंड साइड प्रोपोगेट कर रहा है ना? तो देखो, ये पल्स अभी यहाँ पे पहुंचा नहीं है ओरिजिन पे, पहुंचेगा। और जब ये पहुंचेगा पल्स, तभी ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ऊपर चढ़ेगा, है ना? तो इसलिए ये जो पल्स ये है ना, इस पॉइंट को ऊपर चढ़ाने के लिए रेडी है, इसलिए वो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। लेकिन ये क्या है? ये स्टैटिक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेवलिंग, है ना? ये मोशन में है, क्योंकि देखो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये आगे जाएगा ना, अभी आगे जाएगा, तब ये जो डॉट है बीच में ओरिजिन पे, वो कहाँ जाएगा? आहिस्ते से ऊपर चढ़ेगा, फिर उसके बाद आहिस्ते से नीचे आएगा, है ना? बोलो, समझ में आया? तो शेप जो है ना, इसी कारण से y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx का इस नेचर से थोड़ा सा चेंज होकर के ऐसा आ जाता है, क्योंकि ये शेडेड वाला पोर्शन यहाँ पे अगर मैं इधर बना देता, तो उसका मीनिंग कुछ और होता। क्या होता? आ जाओ दूसरा केस में देखते हैं। केस अगर ये बोलते हैं, y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस kx, जो अभी भी देखा था। प्लस मतलब कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा था? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट, नेगेटिव। है ना? तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट अगर प्रोपेगेट कर रहा है, तो देखो ये वाला पल्स, है ना, ऐसा दिखेगा। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, ये पल्स देखो सेम शेप ऐसा ही दिख रहा है ना? लेकिन ये नेगेटिव टाइप। तो देखो यहाँ पे रस्सी में जो यहाँ पे एक डॉट है, अब ये डॉट कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। जैसे ये पल्स यहाँ इस साइड आएगा, तो ये डॉट कहाँ जाने लगेगा? इस पल्स के ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि ये पल्स थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ पहुंचेगा, है ना, एक फिगर जैसे दिखा रहा हूँ। देखो ये एक पल्स का, है ना, ये तो स्टैटिक वाला हो गया। ट्रेवलिंग वाले का एक फिगर यहाँ पे ऐसा दिखा रहा हूँ। दो फिगर से आपको आइडिया हो जाएगा। इस ऊपर वाले केस में दिखा रहा हूँ, ये ऐसा सिचुएशन, ये डॉट देखो अभी ओरिजिन पे है। नेक्स्ट फिर सिचुएशन में पल्स अगर थोड़ा सा आगे मूव कर गया, ये सिचुएशन हो जाएगा। पल्स देखो आगे मूव कर गया और डॉट कहाँ चला गया? ऊपर, है ना? तो देखो डॉट ऊपर जा रहा है ना? डॉट ऊपर जा रहा है, और यही तो ये क्वेश्चन का नेचर बता रहा था। एट एक्स इज इक्वल टू 0, मैथमेटिकली सोचो थोड़ा सा, है ना? एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो x 0 हो गया। टाइम बढ़ाओगे तो y की वैल्यू पहले तो बढ़ेगी ना। साइन थीटा का वैल्यू 0 पे 0 होता है, और फिर साइन 30 डिग्री पे हाफ, साइन 45 पे 1/√2, फिर उसके बाद साइन 60 डिग्री पे √3/2, यानी कि वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और साइन 80 डिग्री पे मैक्सिमम। तो साइन की वैल्यू शुरू शुरू में तो बढ़ता है ना, तो इसीलिए आपको ये बढ़ोतरी जो ग्रोथ है वो देखने के लिए ये इफेक्ट देखो यहाँ पे था, है ना? फिर ये पल्स और आगे जाएगा तो ये सिचुएशन होगा। और आगे जाएगा थोड़ा सा पल्स, और आगे भेज देता हूँ चलो, तो पल्स ऐसा हो जाएगा फिर, है ना? अब ये नीचे गिरने लगा तुम्हारा। तो देखो पल्स राइट साइड प्रोपोगेट कर रहा था, पल्स जो है राइट साइड प्रोपोगेट कर रहा था विथ स्पीड v।
और इस प्रोसेस में एक्चुअली जो डॉट है वो जा कहीं नहीं रहा है अपने पोजीशन पे, लेकिन ऊपर नीचे ऑसिलेट किया। देखो अभी ओरिजिन पे था, फिर नेक्स्ट थोड़ा ऊपर गया, फिर एकदम फिर ऊपर जाके फिर वापस आ गया नीचे, है ना। तो इस तरह का, सॉरी ग्राफ फिगर यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पर देख लो फिगर, ये 3 फिगर। यही इफेक्ट के कारण एक्चुअली जो शेप रहता है ना वो इस तरह का बनता है। तो ये है एक्चुअली आपका जो पल्स का शेप, इस तरह से y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k इसका ये शेप बनता है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस k इसका ये शेप बनता है। अब इसका उल्टा भी देख लो, तीसरा केस, और y इक्वल टू हम लिख देते हैं y इक्वल टू a sin ऑफ, है ना, kx माइनस ओमेगा t। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, या कौन सा इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t का मतलब एक्चुअली ये है, y एक माइनस कॉमन निकाल दो साइन के ये पूरे एंगल से, माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। आगे से जब भी तुम लोग देखो डायरेक्टली ये इक्वेशन देखोगे ना, तो ध्यान लगाना ये इक्वेशन और कुछ नहीं, वो ये इक्वेशन है जिसमें हमारा ये जो माइनस साइन है एक सामने रहेगा। देखो माइनस साइन और माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आप लोगों को दे रखा है ना। तो ये माइनस अगर जो बाहर था इसको अगर मैं अंदर कर दूंगा ये उलट जाएगा, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये वही चीज है, यानी कि ये इक्वेशन को देख करके ये मत समझना कि दिस इज ए पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने जा रहे हैं, नहीं। ये एक्चुअली मेन इक्वेशन यही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स ही। अगर हम के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख रहे हैं तो डेट मीन्स एक्चुअली ये है कि इसके सामने माइनस एक है आपका, है ना। तो इसका पल्स कैसा होना चाहिए, है ना, इसका सेम यही नेचर होना चाहिए। लेकिन जैसे ये पल्स ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे माइनस होने का मतलब पल्स को नीचे जाना चाहिए। तो इसके लिए ग्राफ एक्चुअली ऐसा बनेगा। ये वाला पल्स, है ना, ऐसा पल्स बनेगा। देखो इसमें ये पल्स का अभी, है ना, अभी पल्स आपका लेफ्ट साइड में है। जैसे पल्स आपका राइट साइड में जाएगा, माइनस है मतलब ये राइट साइड ही जाएगा, ठीक है। तो माइनस है बीच में तो राइट साइड ही जाएगा, तो राइट साइड जाएगा। तो ये पल्स जैसे इस ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो ये डॉट को ऊपर नहीं भेजेगा, डॉट को नीचे की ओर भेजेगा, है ना, नीचे की ओर ऑसिलेट कराएगा। तो ये है कुछ शेप्स आपके, बोलिए समझ में आ गया। तो y इक्वल टू a sin थीटा में थीटा की वैल्यू ओमेगा टी माइनस एक्स होता है ना। तो पल्स आपका ये शेप लेता है, अगर ये होता है तो ये शेप लेता है, अगर ऐसा होता है तो ये शेप लेता है। तो ये सारे कुछ आइडियाज थे। तो चलो आज इसको और ज्यादा कंटिन्यू अभी नहीं करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा फेज डिफरेंस का जो आइडिया है वो फिर से थोड़ा सा लंबा है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो देख लो क्या क्या चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक बार रिकॉल करा देते हैं।